Hello everyone, this is Ali. I welcome you all to my YouTube channel. Here I make tutorials and provide resources to help you become a better web developer. Let's get this video started. ये पहले वाली वीडियो में आपने स्टडी किया बेसिकली कि HTML में किस तरह के लिस्ट्स हैं और उनको कैसे कैसे हम डिस्प्ले कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस फाइल को क्लोज करते हैं और हम एक और फाइल बनाने जा रहे हैं जिसको कि हम कहते हैं tags.html। ठीक है, और इसी फाइल को हम इसका बॉयलरप्लेट कोड लेते हैं और यहाँ पर ओपन करते हैं tags.html के नाम से। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में हम लिखते हैं html5 tags। अब इसमें बेसिकली हमने दो तरह की चीज़ों को डिस्कस करना है। एक तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि जो HTML है उसके अंदर कॉमेंट्स होते हैं। ठीक है, हम कॉमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर मैं h2 टैग लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि टाइप्स ऑफ टैग्स। ठीक है, अब जो कमेंट्स हैं उसको मैंने सेव किया और हमारा जो डाटा है वो यहाँ पर लोड यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद प्रॉपरली ये इस पे रिफ्रेश भी काम करेगा। ठीक है, कर रहा है। तो हमारे पास कमेंट्स हैं h2 टैग के साथ और एक हमारे पास टाइप्स ऑफ टैग्स हैं। कमेंट्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं कि कमेंट्स जो है वो आपके ब्राउज़र के अंदर डिस्प्ले नहीं होते। कमेंट्स यूजुअली किसी भी लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, जो भी है, कोई भी लैंग्वेज में आप कोड लिख रहे हैं, कमेंट्स को इस मकसद से लिखा जाता है कि जो कोड आप लिख रहे हैं आप उसको डिफाइन करें कि आप कोड किस बारे में लिख रहे हैं। आप एक तरह से कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए कमेंट्स को यूज़ किया जाता है। वो कोड चाहे आपने बाद में 1, 2, 4, 5, 6 माह बाद, साल बाद आपने उसको खुद मॉडिफ़ाई करना है, आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट है या आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर आप उस कोड को मॉडिफ़ाई टाइम टू टाइम करते रहते हैं। और कोडिंग जब आप काफ़ी सारी लैंग्वेजेज़ में कर रहे होते हैं और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में कर रहे होते हैं, तो आप ऐसे मोड से गुज़रेंगे जब बेसिकली आपको सम टाइम आइडिया नहीं होता कि आपने ये कोड किस लिए किया था। ज़्यादातर ये चीज़ें अब बाद में फ़ील होती हैं जब आप जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट वगैरह में जाते हैं, PHP वगैरह में जाते हैं। HTML में सिंपल टैग्स हैं, चूँकि ये सिर्फ़ मार्कअप लैंग्वेज है और स्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए यूज़ होती है, तो इसमें ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। लेकिन मैं आपको उनका मेन मकसद समझा रहा हूँ। टैग्स बेसिकली डेवलपर्स अपने लिए लिखते हैं या बीइंग अ फ्रीलांसर, जैसा कि मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं ऑनलाइन काम करता हूँ, तो आपने क्या करना होता है कि या तो अब अगर आप एक अच्छे डेवलपर हैं तो आप कमेंट्स इस मकसद से लिखते हैं कि कल को अगर आपने इसको मॉडिफाई करना है तो, या ये प्रोजेक्ट किसी क्लाइंट जो है वो कल को किसी और डेवलपर को हायर करता है इस पे काम करने के लिए, तो वो जब इसके कोड बेस को ओपन करेगा तो वो आपको दुआएं दें, बद्दुआएं नहीं दे, वो कोड को देख के समझ सके कि उसमें चल क्या रहा है। ठीक है, वो ये नहीं कि एम ही मैंने अपनी तरफ से कहीं ना कहीं जो मर्जी लिख दिया हुआ और बाद में मैंने इसको डॉक्यूमेंट भी नहीं किया कि ये चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। कोई भी डेवलपर, उसे थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है किसी भी दूसरे डेवलपर के लिखे हुए कोड को समझने के लिए, तो उसके लिए कमेंट्स होते हैं। काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब कमेंट्स को बेसिकली आप HTML में कैसे लिखते हैं, उसके लिए आपने ये लेफ्ट एंगल ब्रैकेट लिखना है, एक्सक्लेमेशन लिखना है, आपने 2 हाइफ़न्स लिखनी है और यहाँ पर उसके बाद स्पेस है, फिर आगे 2 हाइफ़न्स और राइट एंगल ब्रैकेट HTML है, उसने हमारे विजुअल स्टूडियो कोड ने ऑटोमेटिक जनरेट कर दिया है। ये पूरा मिलके हमारे पास एक कमेंट बनता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कमेंट। ठीक है, अब ये सिंगल लाइन भी हो सकता है और ये 2 लाइन्स भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक यूएल टैग है, यूएल में मेरे पास एक li है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आइटम 1, फिर से यहाँ पे मेरे पास एक और है, यहाँ पे मैंने लिख दिया आइटम 2 फिर से, और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे लिख दिया आइटम 3 फिर से। अब इसको मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास वो कमेंट, हमारे पास कंटेंट आ चुका है। लेकिन अब मैं अगर ये चाहता हूँ कि इस कंटेंट को मेरे कोड में तो रहे लेकिन ब्राउज़र में नज़र ना आए, कल को इस कोड को मैं दोबारा से यूज़ कर सकूँ, ठीक है, रादर देन कि मुझे दोबारा फिर से लिखना पड़े, तो आप उस पूरे कोड को सेलेक्ट करेंगे या फिर उसको मैनुअल मेथड ये है कि आप यहाँ पे लेफ्ट एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन 2 हाइफन्स लिखेंगे और जो एंड वाला जो 2 हाइफन्स हैं और राइट एंगल ब्रैकेट है उसको आप क्लोज करके यहाँ पर लिख देंगे। अब ये बेसिकली क्या करेगा कि ये सिंगल लाइन कमेंट भी होता है और ये मल्टी लाइन कमेंट भी होता है। यानी कि इस
लेफ्ट एंगल ब्रैकेट एक्सक्लेमेशन टू हाइफन्स के अंदर से के बाद, और टू टू हाइफन्स एंड राइट एंगल ब्रैकेट के अंदर अंदर, इन इस पूरे कमेंट के अंदर जितना भी कंटेंट होगा, चाहे वो 100 लाइन का कोड है, उसको ये कमेंट कर देगा। ये ग्रेड आउट हो जाएगा, जिस तरह से इसका उसको ने कलर चेंज कर दिया। आप इसको सेव करेंगे तो ये ब्राउज़र से रिमूव हो चुका है, ये नो लॉन्गर कैन बी सीन, ठीक है, ये ब्राउज़र से रिमूव हो चुका है। अब इसके ऊपर जब मैं राइट क्लिक करूँगा और मैं व्यू पेज सोर्स में जाऊँगा, तो यहाँ पर ये देखा जा सकता है कि ये कोड एग्जिस्ट करता है, ठीक है। या मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूँ, तो इंस्पेक्ट करके जब मैं यहाँ पे कमेंट्स में जाते हैं, तो यहाँ पर भी ये देखा जा सकता है कि ये कोड एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये ब्राउज़र में एंड यूज़र को दिखाई नहीं देता। इन चीज़ों का ठीक है, इस चीज़ का, और ये इंस्पेक्टर वगैरह का चूँकि डेवलपर्स के साथ ही ताल्लुक है, तो डेवलपर्स ही इन चीज़ों को देखते हैं, हर बंदा इन चीज़ों के बारे में नहीं जानता होता, ठीक है। एक तो हो गया मेथड ये। अब ये मैनुअल है, हम बार-बार मतलब इसको इस तरह से लिखना जो है वो इंडस्ट्री प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए इसलिए बताया। अब इसको इसको अगर आपने कमेंट करना होगा तो आप कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस पूरे को सिलेक्ट करूँगा जिसको मैंने कमेंट करना है, और मैं कंट्रोल स्लैश प्रेस करूँगा या कमांड स्लैश प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड से। अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं, अगर आप विंडो यूज़ कर रहे हैं, तो आप कमांड, तो फिर आप कंट्रोल स्लैश प्रेस करेंगे। जैसे ही करेंगे ये उसको ऑटोमेटिकली ये एक कमेंट अप्लाई कर देगा, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। के अंदर जो कंटेंट है वो हाइड हो जाएगा, और उसको ये बेहतर तरीके से जो है वो फॉर्मेट भी कर देगा। तो ये हैं जी कमेंट्स, ठीक है। अभी बात करते हैं टाइप ऑफ टैग्स। टाइप ऑफ टैग्स कैसे हैं कि टैग्स की जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप्स ऑफ टैग्स हैं हमारे पास, ठीक है। जो उसमें हमारे पास पहले है, वो एक तो हमारे पास है यहाँ पे कि नॉर्मल कह लें, यूजुअल कह लें, टैग्स हैं, ठीक है। अब टैग बेसिकली क्या होता है? उसमें हमारे पास एक होता है ओपनिंग टैग, ठीक है। और जैसा कि लिख लें कि यहाँ पे ये टैग आ गया, उसके अंदर हमारे पास कंटेंट होता है, उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग टैग होता है। तो ये पूरा मिलके हम हमें बना के देते हैं एक टैग, एक नॉर्मल टैग जो कि एचटीएमएल में भरे पड़े हैं, ठीक है। इस तरह से लोग भरे पड़े हैं ना आजकल, उसी तरह से ये टैग्स भी भरे पड़े हैं। तो उसके बाद है टू। अब जो सेकंड टाइप है वो क्या है कि आपके पास होते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स, ठीक है। अब सेल्फ क्लोजिंग टैग्स क्या हैं? उसमें आपके पास कुछ ऐसे टैग्स जो कि इस तरह से क्लोज हो जाएं ऑटोमेटिकली, या फिर आप क्या करें कि उनको इस तरह से क्लोज करें, ठीक है। ये दो मेथड्स होते हैं, यानी कि उनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, या तो सिर्फ ये होता है या फिर ये होता है, ठीक है। ये लें, यहाँ पर और लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अब ये और को आप बतौर कंटेंट आपने कंसिडर नहीं करना, ये सिर्फ ये है कि यानी या तो टैग ये होता है या फिर टैग ये होता है। अब इसमें इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि आप टैग को चाहे इस तरह से लिख लें, चाहे इस तरह से लिख लें, वो दोनों तरह से काम करेगा। लेकिन जो प्रिटियर है, और वो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप टैग को इस तरह से लिखेंगे, तो प्रिटियर ऑटोमैटिकली उसको इस तरह से फॉर्मेट कर देगा। HTML5 से पहले, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि और भी इसके वर्जन्स थे, XHTML भी था, XML भी था, और HTML4 भी था, और वर्जन्स भी थे। तो उसमें बेसिकली टैग इसको बी या कुछ टैग्स थे जो कि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स थे, उनको यूज़ किया जाता था इस सिंटैक्स में। HTML5 ने आके इस स्लैश की ज़रूरत ख़त्म कर दी, टैग को लिखा जाने लगा इस तरह से। अब उसके बाद रिएक्ट आ गया, जावास्क्रिप्ट के की एक लाइब्रेरी जो कि फेसबुक ने लॉन्च की, और उसके साथ फिर आ गया नेक्स्ट, उस पे फ्रेमवर्क आ गया। अब उस जावास्क्रिप्ट पे बेस करते हुए काफ़ी सारी लाइब्रेरीज़ और फ्रेमवर्क्स आ गए, जो कि बेसिकली JSX एक सिंटैक्स को यूज़ करते हैं, जो कि हम इंशाल्लाह आगे वाली वीडियोज़ में पढ़ेंगे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ के बाद आएगी उनकी सीरीज़। उसमें सिंपली क्या किया जाता है कि इस स्लैश को दोबारा से यूज़ किया जाने लगा है, क्योंकि जो अदरवाइज़ वो उनमें प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। तो ख़ैर बॉटम लाइन ये है कि प्रीटियर में इसीलिए इसको इस तरह से कॉन्फ़िगर कर दिया गया है कि प्रीटियर अभी इस स्लैश को दोबारा से यूज़ करता है, चाहे आप इसको इस तरह से लिख लें। अभी पढ़ते हैं कि वो टैग्स जी कौन-कौन से हैं, ठीक है। एक आपके पास टैग जो यूज़ होता है वो है बीआर टैग, ठीक है। अब बीआर टैग को मैं जब लिख के यहाँ पे सेव करूँगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि ये बेसिकली लाइन ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है।
इससे क्या मुराद, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ दिस पैराग्राफ इज ऑन 2 लाइन्स, ठीक है। अब आपने 1-2 वीडियोज़ पहले जो फॉर्मेटिंग की वीडियो देखी है, उसमें बेसिकली ये इसका ताल्लुक उस चीज़ के साथ है, लेकिन ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। क्योंकि हम क्या करेंगे, अगर आप इस पैराग्राफ को 2 लाइन्स पे डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे, आप सेव करेंगे, लेकिन प्रीटियर आपको दोबारा इसको फॉर्मेट करने के लिए सेम लाइन पे ले आएगा और रिज़ल्ट उधर सेम ही रहेगा। अगर आप प्रीटियर को डिसेबल भी कर दें और इसको 2 लाइनों पे लाकर फिर भी सेव करें, तो भी ब्राउज़र में इसने सिंगल लाइन पर ही रहना है, क्योंकि इस तरह से ये काम नहीं करता, ठीक है। अब आपने जब इसको 2 लाइन्स पे डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर बीआर टैग का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, बीआर, ठीक है। आप इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे, सेव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जहाँ पर आपने बीआर टैग यूज़ किया होगा, उसके बाद ये एचटीएमएल लाइन ब्रेक ऐड कर देगा, लाइन को ब्रेक कर देगा और उसके आगे जो भी है वो दूसरी लाइन पर आ जाएगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे फिर से बीआर ऐड कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो वो उसके आगे वाला तीसरी लाइन पर जा चुका है, ठीक है। अब ये जो ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या है कि 2 नहीं, ये 3 लाइन्स पर है और उसके लिए ये हम बीआर टैग को स्टडी कर चुके हैं। बीआर टैग के बाद हमारे पास क्या आता है कि जी एक एचआर टैग है। एचआर टैग सिंपली अकेला काम करता है। ये क्या करता है कि एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन जनरेट करता है, जैसे कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये आ गई है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कमेंट्स के बाद लिखता हूँ एचआर, मैं टाइप्स ऑफ टैग के बाद लिखता हूँ यहाँ पर एचआर, सेव करता हूँ, तो इन दोनों के दरमियान में, इन सेक्शंस को डिफाइन करने के लिए दरमियान में उसके पास यहाँ पे ये लाइन जनरेट हो चुकी है, ठीक है। ये बी आर, अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये बी आर है, ठीक है, ये सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर अभी हम एक और बी आर लेते हैं, सेव करते हैं और ये हमारे पास फिर से बी आर आ गई। अब यहाँ पे एक और बियर लेते हैं, सेव करते हैं, हमारे पास एक और लाइन ब्रेक आ गया। तो आप बेसिकली एक तरह से स्पेस जनरेट करना चाहें तो आप मल्टीपल बीआर टैग्स ले सकते हैं, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बेसिकली इस चीज़ को हम किया करते हैं सीएसएस की मदद से, जो कि हम आगे स्टडी करेंगे। सीएसएस में एक बेसिकली उसका जो इनलाइन मेथड है उसको हम कुछ वीडियोस के बाद स्टडी करेंगे और सीएसएस को प्रॉपरली सीएसएस की सीरीज में स्टडी करेंगे, ठीक है। बी एचआर के बाद आपके पास क्या है कि जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपके पास आने वाली है, आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं एक कमेंट करता हूँ इमेजेस, ठीक है। अब इमेजेस के लिए यहाँ पर एचटीएमएल में एक टैग है आईएमजी, ठीक है। जिस तरह होता है ना ओएमजी, ओ माय गॉड, उसी तरह है एक आईएमजी। अब आईएमजी लिखेंगे और आप टैब प्रेस कर देंगे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आईएमजी टैग, मैंने इसको सेव कर रहा हूँ, उसने ऑटोमेटिकली स्लैश अप्लाई कर दी है, लेकिन स्क्रीन के ऊपर नज़र कुछ भी नहीं आ रहा। क्या है कि आईएमजी में 2 एट्रीब्यूट्स हैं जो कि कंपल्सरी हैं। एक कंपल्सरी है जो कि एसआरसी है और एक जो है वो रिकमेंडेड है ऑल्ट टैग। इसको भी आप कंपल्सरी समझ सकते हैं। अगर आप इसको कंपल्सरी समझे बगैर आप इसको अंडर एस्टिमेट करेंगे तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपकी जो वेबसाइट का स्कोर है वो अच्छे तरीके से रैंक नहीं करेगा। तो एसईओ के लिए बेहतर है कि आप हर अपने आईएमजी टैग के साथ ऑल्ट टैग को जनरेट करें। इसीलिए विजुअल स्टूडियो कोड आईएमजी टैग को जनरेट करने के साथ ऑटोमेटिकली इन दोनों टैग्स को जनरेट करता है, सॉरी एट्रीब्यूट्स को जनरेट करता है। अब बात यह है कि हमने आईएमजी टैग को डिस्प्ले करना है, वो डिस्प्ले हम किस तरह से करें। उसके लिए सिंपली आपको एक इमेज चाहिए, आपको एक इमेज का यूआरएल चाहिए, उसका लिंक चाहिए। आप अपने ब्राउज़र में जाएंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल एप्पल, ठीक है। एप्पल लिख के आप इमेजेस में जाएंगे और यहाँ से फॉर एग्जांपल हमें ये वाला एप्पल पसंद आया, आपने इसकी पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है और ये जो इसकी यहाँ पर हमें ले गया, यहाँ पर इस पिक्चर के ऊपर आपने राइट क्लिक कर लेना, ओपन इमेज इन न्यू टैब, और ये हमारे पास पिक्चर का जो एग्जैक्ट एड्रेस है वो आ चुका है, ठीक है। मुमकिन है कि आप किसी और पिक्चर के ऊपर क्लिक करें, आपको ये सारी खपत ना करनी पड़े। फॉर एग्जाम्पल अगर हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर विकिपीडिया वाले पे और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ओपन इमेज इन न्यू टैब करता हूँ फॉर एग्जांपल यहीं से, तो आपके पास ये जेपीजी वाली ये फाइल यहाँ पर आ चुकी है। लेकिन उसके बाद काफ़ी सारा टेक्स्ट और भी है, उसको अगर आप रिमूव भी कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप डॉट जेपीजी डॉट पीएनजी
यहाँ पर आपको ये फ़ाइल मिल गई है और यहाँ पर बेसिकली वो कह रहा है कि नहीं जी ये एग्ज़िस्ट नहीं करती, तो अब यहाँ से वो रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है? इसी तरह बेसिकली पिक्चर्स और हैं, मैं इसको क्लिक करता हूँ, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ फिर से और आपके पास यहाँ पर एप्पल्स में आप फिर से आ गए, आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इमेज इन न्यू टैब करेंगे, आपके पास ये पिक्चर यहाँ पर अवेलेबल है, डॉट डॉट जेपीजी वो लास्ट में आपको दे रहा है। खैर, अब यहाँ से कोई भी पिक्चर कॉपी करेंगे, कॉपी करके आप एसआरसी के अंदर यहाँ पर उसको पेस्ट करेंगे, ठीक है? जब आप आपने पेस्ट किया, इसको मैं सेव कर रहा हूँ और सेव करने करेंगे तो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी वो पिक्चर नज़र आनी चाहिए, जैसा कि आपके पास ये नज़र आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बड़ी बहुत है, ठीक है? इसको हमने छोटा करना है। तो छोटा करने के लिए यहाँ पर आपने कुछ और एट्रीब्यूट्स यूज़ करने हैं। यहाँ पर सीएसएस को यूज़ किए बगैर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं विड्थ। विड्थ मैं यूज़ करता हूँ 100, ठीक है? मैं यूज़ करता हूँ हाइट, हाइट भी यूज़ करता हूँ मैं 100। मैं इसको सेव करूँगा और आप देख सकते हैं कि हमारा एप्पल जो है वो छोटा काफ़ी छोटा हो गया, इसका मैं 200 कर रहा हूँ और हाइट अगर हम यूज़ नहीं करेंगे तो उसकी वो जितनी डिफ़ॉल्ट हाइट है वो यूज़ करेगा। अगर आप गौर करें तो जब मैं यहाँ पे हाइट 200 यूज़ करता हूँ, सेव करता हूँ, उसको वो स्ट्रेच कर देता है, जो कि चीज़ मुझे नहीं चाहिए। तो हाइट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, तो जो उसकी 200 पिक्सल के इस लिहाज से जो उसकी एस्पेक्ट रेशियो में रहते हुए जो उसकी बेहतर हाइट होगी, 180 या 90 या जितनी भी है, उसको वो यहाँ पे अप्लाई कर देगा। ये हमारे पास एप्पल हमारी स्क्रीन के ऊपर आ गया, आप इसको खा सकते हैं, अपनी भूख मिटा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पर अभी हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है कि जी बेसिकली हम हाइट को यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बेहतर है। 180 पिक्सल बड़ा है, 170 पिक्सल छोट 160 पिक्सल यूज़ करते हैं, ठीक है? अभी ये प्रॉपर्ली हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? अभी डिस्कस करते हैं कि जी ऑल्ट क्या चीज़ है? ऑल्ट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ कि एप्पल इमेज सेव करता हूँ, लेकिन स्क्रीन के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं है। इसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अब इसको फ़र्क डालने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि जी यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल इस पिक्चर को हम रिमूव कर रहे हैं, ठीक है? ये मैंने रिमूव कर दिया, मैंने सेव कर दिया। अब यहाँ पर ये एप्पल इमेज आ गया। ये कहाँ से आया? ये ऑल्ट से आया। ऑल्ट बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के लिए, स्क्रीन रीडर्स के लिए कुछ ऐसे लोग जो कि ब्लाइंड हैं, जो कि देख नहीं सकते, वो स्क्रीन रीडर्स को यूज़ करते हैं। स्क्रीन रीडर्स उनको बोल के बताता है कि आप स्क्रीन के किस हिस्से पर हैं और यहाँ पर क्या है। अब इसके अंदर अगर ऑल्ट टैग नहीं लगा होगा, ऑल्ट एट्रीब्यूट सॉरी नहीं लगा होगा, तो वो स्क्रीन रीडर बोल के नहीं बताएगा और ये बेसिकली अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है कि आपने ऑल्ट टैग को इमेज के अंदर यूज़ करना है लास्ट में। तो एक और चीज़ को यूज़ करने की कोशिश की जा रही है, टाइटल जो कि है एप्पल इमेज सेम आप मतलब यूज़ कर सकते हैं। अब ये बेसिकली क्या करता है, जब हवर ओवर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको ये बॉक्स जो नज़र आ रहा है हवर ओवर करने पे, ठीक है? ये किया जा रहा है हवर ओवर करने पे ये जो टाइटल टैग आ रहा है, ये भी स्क्रीन रीडर्स के ज़रिए यूज़ होता है और बहुत सारी एसईओ कंपनीज़ हैं, इसमें सीमरश है और भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक कंपनी है जिसको मैं ओपन करता हूँ, सीमरश, ठीक है? अब ये सीमरश एक कंपनी ऑनलाइन मार्केटिंग कैन बी ईज़ी, ठीक है? अब ये क्या कर रहा है, अब इसी तरह से और भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एचरेफ्स है, ठीक है? जब इसको मैं ओपन करता हूँ, ये एसईओ टूल्स एंड रिसोर्सेज़ प्रोवाइड करता है। जब ये आपकी वेबसाइट को एनालाइज़ करता है, तो इसमें कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, आपकी वेबसाइट में फॉल्ट्स को ढूँढने के लिए, आपके कोड में फॉल्ट्स को ढूँढने के लिए। तो उन फॉल्ट्स में समटाइम रिकमेंडेशंस और सजेशंस में ये भी बताता है कि आपने टाइटल टैग भी इमेजेस में यूज़ करना है। लेकिन ये ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। ये सिर्फ़ सजेशन में आता है, रिकमेंडेशन में जो है वो ऑल्ट ही है। ठीक है? अभी इसको ज़रा पिक्चर को प्रॉपर्ली दोबारा से डिस्प्ले करते हैं। यहाँ से हमने जो कट किया था वो यहाँ पे दोबारा लगाते हैं, सेव करते हैं। आपकी पिक्चर आ चुकी है और हम ऑल्ट एंड टाइटल हम पिक्चर पे ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है होवर ओवर करने पे। तो ये था जी हमारे पास कॉमेंट्स और 2 तरह के टैग्स जो हमने स्टडी किए। नॉर्मल टैग्स हम ऑलरेडी कर रहे हैं, काफ़ी ऑलरेडी हम सीख चुके हैं और सेल्फ क्लोजिंग टैग्स हमारे पास बीआर, एचआर और आईएमजी। तो उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।